गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज तीसरा दिन इंटरव्यू का है। आज धौलपुर हाउस में क्या हुआ इसकी खबर लेकर मैं आया हूँ। कल से ये क्लास लाइव होगा, चूँकि और हमारे क्लासेस डिस्टर्ब से हो रहे हैं। 7 बजे आप लोग लाइव प्रतीक्षा कीजिएगा, 7 बजे से 7:05 तक। कई बार डेटा आने में टाइम लग जाता है। और गुरुओं से आग्रह है कि जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म हो शाम में एक बार मनीष जी को फ़ोन करके बता दीजिए, आगे सब लोगों को उससे फ़ायदा है। आज हम लोगों को डेटा इकट्ठा करने में बड़ी दिक्कत हुई। खैर, आज का भी इंटरव्यू कुछ नया नहीं था, चीज़ें वैसे ही थी। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो बाद में हमारे यहाँ आए हैं उनको दिक्कत हुई है, और उनके दिक्कत का कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि वो हमारे रेगुलर बैच वाले नहीं हैं, थे इंटरव्यू के लिए थे, उनको थोड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन जो शुरू से रिटर्न में पढ़े हैं, इंटरव्यू की तैयारी में पढ़े हैं, जहाँ सबके बारे में बताया हूँ, तो थोड़ा उनको पैनिक ज़रूर किया है। दूसरी बात, आज एक बोर्ड का मनोविज्ञान बता दूं जिसमें 2 महिलाएं होती हैं। वो बोर्ड थोड़ा टीजीटी वाले को डिस्करेज किया है। डिस्करेज इस सेंस में हो सकता है कि उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हो कि भाई आप टीजीटी हैं, कैसे आपके सब पीजीटी होंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, बड़े क्लास को कैसे हैंडल करेंगे, आपका अनुभव नहीं है। तो इन प्रश्नों से आप कभी घबराना नहीं है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बोलना है कि टीजीटी और पीजीटी इज़ नॉट अ मैटर। यहाँ पे कौन टीजीटी है कौन पीजीटी है वो मैटर नहीं है। हम मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और थ्रू प्रोसेस से आ रहे हैं, तो प्रोसेस ही हमें प्रिंसिपल बनाएगा, ना कि हमारा टीजीटी और पीजीटी होना। हम अपनी योग्यता को यहाँ पे 2 बार सिद्ध किए हैं, तब प्रिंसिपल बनेंगे। एक रिटर्न किए हैं, स्क्रीन टेस्ट और इंटरव्यू। तो हम इसके योग्य हैं या नहीं हैं, ये तो तय यूपीएससी को करना है जनाब। सर, ये बोर्ड को तय करना है। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला, और मुझे हैंडल करने में कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि हम सब ट्रेंड हैं और अच्छा खासा हमारे पास भी अनुभव है। और ठीक है, मैं अभी कार्यरत टीजीटी हूँ, कल को पीजीटी भी हो सकती हूँ, तो ऐसा कुछ अतिरिक्त नहीं है कि मुझे स्कूल के बारे में ज़्यादा जानकारी बढ़ जाएगी। एक ही जगह हम सब कर रहे हैं और हम भी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो पॉजिटिव होकर हंसते हुए बात को कहना है। आज का एक मैम का इंटरव्यू तो बड़ा फैंटास्टिक है। उनसे पूछ दिया, सब्जेक्ट है, ये इस बोर्ड का नेचर मैं देख ही रहा हूँ, आपको कल ही से बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। मैथ में इनसे प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पूछ लिया, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। तो इन्होंने बताया कि वही कि एक तरह से ये चाइल्ड सेंट्रिक मेथड है और पार्टिसिपेशन बच्चों का खूब होता है। उनकी इच्छा से प्रोजेक्ट को तय किया जाता है, उनकी इच्छा से उस लर्निंग को बढ़ाया जाता है। तो इन्होंने जो 6 स्टेज है उसकी चर्चा कर दी, प्रैक्टिकल हैंडलिंग और प्रोजेक्ट के, कि ये चाइल्ड सेंट्रिक होता है। और फॉलोइंग स्टेट है, एक सिचुएशन प्रोवाइड करना। और बेसिकली प्रोजेक्ट मेथड क्या है कि ये इंस्टेंट किसी प्रॉब्लम को कोरिलेट करता है। ये बहुत त्वरित निर्णय लेने वाला टीचर के द्वारा, एज सुन एज पॉसिबल टीचर क्लास में कुछ पढ़ा रहा है और उस पढ़ाने के दौरान अगर वो समझता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है और एलोबरेट करने के लिए, तो उस पर वो प्रोजेक्ट तय करता है। तो ये क्लास में निर्धारित किया हुआ मेथड है। एक तो चाइल्ड सेंट्रिक है और क्लास में सिचुएशन के हिसाब से तय किया जाता है। ये बहुत थ्योरेटिकल मेथड नहीं है, ये बिहेवियरल अप्रोच है। ये तत्क्षण लिया गया एक निर्णय है। तो प्रोवाइडिंग सिचुएशन, पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, एक्सक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, इवोल्यूशन और रिकॉर्ड में भी चूँकि प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन होता है और रिकॉर्ड में रखने की चीज़ें, तो ये प्रोजेक्ट मेथड हुआ। उसके बाद इनसे पूछा कि स्कूल में जो प्रॉब्लम है बच्चों के संदर्भ में आप बताइए। तो ठीक है कि बच्चों को क्या दिक्कत होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को दिक्कत होने के क्या कारण हो सकते हैं। आपसे सवाल पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा कि बच्चों को क्या दिक्कत हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात इसमें फिर सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट है।
जैसी सोसाइटी यानी पेरेंटिंग, जैसे परिवार समूह से वो आएगा उस ढंग की उसकी समस्या होगी। अगर बिल्कुल जिस परिवार में अवेयरनेस नहीं है तो बच्चा कुछ भी होमवर्क करके नहीं आएगा, कुछ भी दोबारा पढ़ के नहीं आएगा, सीधा वो स्कूल में आएगा तो डिस्कनेक्ट कर जाएगा कि टीचर चैप्टर को आगे बढ़ा रहा है, अब एक बच्चे के चलते या कुछ बच्चों के चलते टीचर कितना कंप्रोमाइज़ करेगा। तो कहीं ना कहीं क्लास का जो नेचर है और अंडरस्टैंडिंग का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा और क्लास में 100% लर्निंग आउटकम नहीं आएगा। एक तो ये है, आप अपने स्कूल से मत जोड़ के बाहर ठेल दीजिए उसको। बच्चों के लिए तो स्कूल अब स्वर्ग है, इसलिए सारा सोसाइटी पे डाल दीजिए कि एक तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे बच्चे बगैर ब्रेकफास्ट के आ जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मिड डे मील मिलता है, लेकिन बगैर ब्रेकफास्ट के ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होती है। बच्चे प्रॉपर, उनको बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी ऐसी सुविधा नहीं है बेसिक, और उस सुविधा के बगैर आ जाना, ठीक से तैयार होके नहीं आना, ठीक से स्वच्छता का पालन नहीं करना, तो ये सारे प्रॉब्लम की ओर डालिएगा, अपने कोर्ट में बॉल मत रखिएगा। अब एक है बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन कि इस एग्ज़ाम के लिए, प्रिंसिपल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था। तो देखिए, ये सारे प्रश्न ये बताते हैं कि वो फंडामेंटली आप कितने केयरफुल हैं, इस चीज़ को देख रहा है। 2021 का है, कहीं क्राइटेरिया भूल गए होंगे, तो एग्ज़ाम के क्राइटेरिया को वो पूछ रहा है। बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है आज के दिन का ये। उसके बाद आज रिजर्व कैटेगरी का ही इंटरव्यू था आज भी। तो मैं बार बार बोला हूँ कि शिक्षा में हर बार कोई ना कोई नीतिकर्ता पूछ लेते हैं। तो चूँकि ये दलित समाज का था तो अंबेडकर से बड़ा कोई आदमी नहीं हो सकता है, तो अंबेडकर के बारे में पूछा, मैडम ने जवाब दिया। लेकिन जानिए कि अंबेडकर की जो शिक्षा नीति थी वो बेसिकली क्या चाहते थे कि वो समाज एडुकेट हो, यानी शिक्षा ग्रहण करे, यूनाइट हो, और तब क्या करे, स्ट्रगल करे फॉर राइट। चूँकि अंबेडकर इस हिंदुस्तान के इतिहास में जब भी शिक्षा, नैतिक, मॉरल, फिलोसफर की बात की जाएगी तो किसी से कम अंबेडकर का मूल्य नहीं है, किसी से कम योगदान नहीं है। तो और कुल मिला के इसी बात को हम कहते थे कि अंबेडकर दलित और पिछड़े समाज से कहते थे कि सुनो, शिक्षा जो है, उनकी बात को अगर हम एक फ्रेज के रूप में लें तो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। ये इम्पोर्टेंस है। ही वॉज द फर्स्ट मैन इन हिज कम्युनिटी जिसने दे अंडरस्टैंड द पर्पस, द मीनिंग, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन। इसलिए भारत के सबसे पढ़े लिखे हमारे निर्माता के रूप में हमारे सामने आते हैं। जिस व्यक्ति ने, बहुत लोग अंबेडकर को जानते हैं, कई बार अपने क्लास में तो आप सब जान रहे हैं कि अंबेडकर ने डबल एमए की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ली थी, और उसके बाद उन्होंने पीएचडी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इट्स सॉल्यूशन, रुपया की समस्या और इसके समाधान पे उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया था। पुराने सारे लोग आप लोग जान रहे हैं। उसके बाद इनर सेंटर से लॉ किया था, सर्किल से, क्योंकि लॉ की डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी से पहले नहीं मिलती थी, आर्टिकलशिप करना होता जैसे आज सीए किया जाता है। तो इतने बेलरेड आदमी थे, और उसके बाद भी उस आदमी को कितनी परेशानी इस देश में हुई, शर्म की बात है। और फ्रीडम स्ट्रगल में एक मज़ेदार बात हो गई कि रिजर्व बैंक की अनुशंसा 1927 में एक हिल्डन आयोग आया। उस आयोग के हर व्यक्ति के हाथ में रुपया का संकट और समाधान वाली किताब अंबेडकर का पीएचडी थीसिस था। तो इतना बड़ा आदमी था। आप सबको बता चुका हूँ कि अगर देश ये गुलाम नहीं होता तो हो सकता है अंबेडकर नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला होता। तो और अपने समय के सबसे बड़े पढ़े लिखे आदमी जॉन गुंथूर बोलता है कि उनकी लाइब्रेरी में जब सेकेंड टाइम वो मिले, इनसाइड एशिया के लेखक, बहुत विद्वान, तो 30,000 किताबें थी। तो इतना पढ़ाकू आदमी थे। तो अंबेडकर पे तो भाई, अगर गांधी, अंबेडकर, इन लोगों को आप नहीं जानेंगे तो दिक्कत है। तो अच्छे से और दीजिए। हाँ, एक बात, इस बोर्ड का चरित्र थोड़ा
लगता है कि जैसे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक कह लीजिए, चूँकि बोर्ड फिर कहता है कि बड़ा शोर है, दिल्ली में चेंज हुआ, एजुकेशन में ये हुआ, दिखता तो कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कहता है तो समझिए कि ये आपके लिए बहुत बड़ी एक नैतिक जिम्मेवारी है। बार बार कहता हूं कि इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई इफ वट नहीं है कि दिल्ली सरकार की सोच एजुकेशन सेंट्रिक है और किसी भी नॉर्दर्न इंडियन स्टेट से ज़्यादा उसने काम किया है और ज़्यादा इसके बारे में वो चिंतित रहती है। ठीक है, आइडियलिस्टिक नहीं हो सकता है, बहुत हमारे आपके विचार में मतभेद हो सकता है, मैं भी बहुत चीज़ों का, चूँकि मैं सारे थिंकर्स का शिष्य हूँ, ब्लेंडेड थॉट का आदमी हूँ, मुझे बहुत चीज़ों से आपत्ति है इस गवर्नमेंट की, लेकिन उस सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। तो सीधा आपको झकझोरने की बात है, आपको पूरा सिस्टमेटिक होकर जाना है और ठोक देना है कि नहीं भाई, चूँकि भुगतना मैं हूँ, स्कूल में मैं रहता हूँ और एटलीस्ट मेरा अनुभव इतना है कि पिछले सरकारों को भी मैं देखा हूँ, तो जो दिल्ली सरकार ने किया है उसकी लिस्ट फहरिस्त को गिनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ठोक के चलने की ज़रूरत है ताकि ये ज़रूरत कोई ना करे आपसे। ठीक है, और आप आलोचनात्मक पक्ष भी रखें, हाँ कमियाँ हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे हम बताते रहे कि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी शिक्षकों की कमी है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें एक दो कमी को आप बता देंगे, लेकिन बॉल को आप छोड़ेंगे नहीं छक्का मार सके तो चौका जरूर मारेंगे, इस बॉल को छोड़ना नहीं। एवरेज टाइम आज वही था, एक मैम का तो 25 से 30 मिनट हुआ, 20, 22, 19 मिनट एवरेज टाइम था। हाँ, एक और बड़ा मज़ेदार बात हुआ, एक मैम साड़ी पहन के गई थी, पूछ दिया कौन सी साड़ी है, उन्होंने कहा कांता साड़ी है। तो ये सब भी ध्यान रखिए कि पर्सनल चीज़ों पे कि कौन सी साड़ी है, तो यहाँ तक भी पहुँचता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। फिर पूछा कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, तो उन्होंने बताया कि बीएससी मैं राजधानी कॉलेज दिल्ली से की, एमएससी हंसराज कॉलेज से की, और फिर उनसे कहा कि आप 10वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं तो 11-12 में तो दिक्कत होगी। तो बोला दिक्कत थोड़ी बहुत होती, बच्चे कूप कर जाते हैं। और ये बताइए आप तो मैथ में पीजी हैं, क्या 11-12 के बाद जो मैथ पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में जाएंगे उनको भी तो बड़ी दिक्कत होती होगी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, हर चीज़ का एक कोरिलेशन है, उम्र के साथ चीज़ें डेवलप होती हैं। अच्छा जवाब है। उसके बाद 11-12 के एजुकेशन और 10वीं के एजुकेशन में क्या डिफ्रेंशिएट करने को उन्हें कहा गया। उसके बाद एक से पूछा गया कि आप नई शिक्षा नीति में से कुछ बातों को उठाया गया कि ये क्या है। जैसे एक से पूछ लिया गया कि नई शिक्षा नीति में भारतीय परंपरा की बात है, इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम की बात बार बार आती है। उन्होंने अच्छा जवाब दिया। आप भी जानते हैं, कई बार बता चुका हूँ कि भारतीय शिक्षा में ट्रेडिशनल बातों को बहुत तरजीह दिया गया है। ये स्वीकारा गया है कि भारत कभी न कभी शिक्षा के मामले में दुनिया में सबसे आगे था और फिर इस शिक्षा नीति के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहता है। चूँकि हमारे पास कृषि के अच्छे ज्ञान थे, वही हर्षवर्धन का जो बान भट्ट ने लिखा है कि 64 कला, जो ये नई शिक्षा नीति ने कोट किया उस किताब को, इसलिए कहता हूँ कि 64 कलाएँ थी। तो कितना अच्छा स्किल डेवलपमेंट था और कितनी अच्छी बातें हो रही थी। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन को इस सेंस में लाना है। और याद रखिए कि ब्लेंडेड एजुकेशन की हम हर जगह बात कर रहे हैं। कोई ये कह दे कि रॉकेट के एज में हम ट्रेडिशनल, अरे बिल्कुल स्वच्छता रहेगी, कृषि रहेगा, कृषि की जो जैविक कृषि की जो पद्धतियां हैं, जो गोबर और तमाम चीज़ों से खेती को जैविक बनाने की पद्धतियां हैं, वो दुनिया उसी की तरह लौट रही है। तो ठीक है, कई चीज़ें आधुनिक है उसको हम आधुनिक पढ़ेंगे, लेकिन कई चीज़ें जो आयुर्वेद की चीज़ें हैं या गणित तो हमने ही दुनिया को दिया। इस बात से दुनिया इनकार नहीं कर सकती है कि दशमलव और शून्य ने तो हमने ही दिया, तब जाके अंक पद्धति बढ़ी। तो इस ढंग से राइट टू एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया। हर लोगों से अपने सब्जेक्ट पे, एजुकेशन पॉलिसीज़ पे और दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की ओर अब इंटरव्यू बोर्ड आ रहा है, इसलिए ढंग से उसको कर लेना है। और विशेष कुछ नहीं था, इसलिए बात को रिपीट नहीं करता हूँ। और आज बजट और सर्वे आ गया है। अभी के क्लास इकोनॉमिक्स वाले
ज्योग्राफी वाले और कॉमर्स वाले, समहाउ सारे लोगों के लिए, चूँकि पॉलिसीज़ की भी बात है, तो एक नज़र देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स को, और मनीष जी से वो PDF भेज ही देंगे, और इसका PDF भी बन चुका है। तो इस क्लास में हम आज बात कर लें कि क्या हुआ है, खोजते हैं कि नई शिक्षा नीति इस बजट में किस रूप में प्रदर्शित हो रही है, थोड़ा उसको भी देख लिया जाए और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जाए। तो पहले हम चलते हैं कि आर्थिक सर्वे की ओर। इसमें कहा है शिक्षा क्या है, इसने स्वीकारा है। अगर पूछता है आर्थिक सर्वे में क्या कहा है, तो व्यक्ति और समाज की नींव है। उसके बाद एक स्टेटमेंट को इसने डाला है, कलाम के, सीखना रचनात्मकता देता है, विचार ज्ञान की ओर ले जाता है, और ज्ञान आपको महान बनाता है। 3 स्टेप्स है कि शिक्षा क्रिएटिविटी देता है, क्रिएटिविटी से नॉलेज बनता है, और नॉलेज से हम ग्रेट बनते हैं। तो आफ्टर ऑल ग्रेटनेस को पाने का एकमात्र साधन, एकमात्र रिसोर्स है कोई तो शिक्षा है। उसके बाद अब चलेगा, ये बजट को कल पढ़ेंगे तो कल एंट्री हो जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो जिस सब को आप लोगों ने प्रीलिम्स से ही पढ़ते आए हैं, और प्रीलिम्स जो रिटन दिए थे उसमें भी इससे क्वेश्चन था। तो इसमें SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी परमानेंट, या इसको कह लीजिए धारीय विकास लक्ष्य, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कह लीजिए, ये UNO का एजेंडा है, और इसके अंदर 17 लक्ष्य रखे गए हैं, जिसमें गरीबी से लेकर शिक्षा तक है। शिक्षा का कंसर्न गोल नंबर 4 से है, 17 इसके अंदर है, उसमें 4 में है, 2 बातें कहती है। इसके टोटल लक्ष्य कितने हैं? 17 है। वो सब आप प्रीलिम्स में लिखे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने बताया भी था, तो और पीछे भी बताया था, और सबको रिटर्न वाला वीडियो तक पहुंचने का आपको वो भी राइट भी था। तो 2030 तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना, इंक्लूसिव और इक्वल क्वालिटी। बार बार समावेशी आपसे पूछा जा रहा है हर इंटरव्यू में, तो समझिए कि इसका लक्ष्य था। और दूसरा, आजीवन शिक्षित होने का प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। 2 बातें, ये 2 बातें एज इट इज नई शिक्षा नीति में ली गई है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, समावेशी शिक्षा की बात करता है। हालांकि फर्स्ट टाइम ये नहीं कर रहा है। समावेशी शिक्षा की बात 1986 से होती है, 2005 का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें है, लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात ये करता है। उसके बाद अभी देश में 14.9 लाख स्कूल है, ठीक है। उसके बाद इसमें प्राइमरी 11.9, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी 2.9। इसमें मिस्टेक होगा, 0 लिख दिया इसने, 2.9 याद रखिएगा, क्योंकि PDF में भी मिस्टेक होगा। ये किस पे है? तो गवर्नमेंट असर को नहीं मानती है, अपना USIE प्लस रिपोर्ट है, जिसमें ये कहती है और चीज़ें कि गर्ल्स के लिए हमने 97.5% टॉयलेट बनाया। ये क्वेश्चन क्या है कि आपको डेवलपमेंट बताने के लिए काम आएगा। लाइब्रेरी 87.3% स्कूलों में बन चुका है, कंप्यूटर 4.75, इंटरनेट 33% 9। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि हम स्मार्ट क्लास, इंटरनेट, ब्लेंडेड लर्निंग की बात कर रहे हैं, और ये आर्थिक सर्वेक्षण अभी तक इसके लिए सबसे ज़रूरी है कंप्यूटर, तो अभी आधे स्कूल में भी नहीं पहुँचे हैं, और इंटरनेट तो ओनली 1/3 है। तो आप ये कह सकते हैं कि चैलेंजेस जो आपसे बार बार पूछते हैं शिक्षा नीति में, तो बोलिएगा कि भारत एक विकासशील देश है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन लक्ष्य को पाएंगे। और कहाँ चुनौती, तो बस एक ही कह सकते हैं कि चूँकि कंप्यूटर अभी जो सर्वे आया है, या USDIC रिपोर्ट जो आई थी 21 में, 1 साल बाद आती है, 22 वाली रिपोर्ट है, तो जो आई थी उसमें कहा 47.5 मोर लेस देन 50% कंप्यूटर है और 33% नेट है। तो हाउ वी कैन अचीव ब्लेंडेड लर्निंग, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, उदित भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल, जो 7 सितंबर 2022 को जिसकी घोषणा की गई थी, जो 14,500 स्कूल पूरे भारत में होंगे, जो गवर्नमेंट एडेड होंगे या गवर्नमेंट को होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी, UT के भी। स्टेट को सिलेक्ट करके स्कूल देना है, उसका पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी,
और एक आइडियल स्कूल होगा, मॉडल स्कूल होगा, ठीक नवोदय की तरह। नवोदय का बच्चा रूप है। टॉय बेस्ड पीडागोगी की बात है तो अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए सारे पीडागोगी को ऐसा बनाया जा रहा है कि कब कहाँ क्यों, जैसे खिलौने के रूप में होगा, आवाज़ के रूप में होगा, देखने में होगा, जिससे एजुकेशन का काम है कि क्यूरियोसिटी क्रिएट करे। केवल तर्क से नहीं शिक्षा चलती है, शिक्षा जिज्ञासा से, अगर शिक्षा के लिए कोई चीज़ फ्यूल का काम करता है तो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, तो उसको इंक्रीज करेगी। यही टॉय बेस्ड पीडागोगी है। एक नया टर्म है प्रशांत। प्रशांत एक वंडरफुल चीज़ है कि ये एक ऐप है जिसके द्वारा हम अर्ली स्टेज में किसी चाइल्ड के डिसेबिलिटी को डिटेक्ट कर लेंगे। पहले गाँव में क्या होता था, दिक्कत होती थी कि बच्चा कान से कम सुन रहा है, आँख से ठीक से नहीं देख रहा है, और वो लैग कर जाता था। टीचर को भी नहीं पता चलता था, माँ पिताजी को भी नहीं। अब आँख से कम दिख रहा है, वो पीछे बैठा हुआ, कुछ नहीं दिख रहा है। तो प्रशांत ऐप ऐसा है, मोबाइल ऐप, जिससे ये डिटेक्ट हो जाएगा कि किस स्तर का उसमें कमी है। इसको याद रखिएगा। अगर पूछता है कि क्या बजट में आया है, या इसको कह सकते हैं कि जो पॉलिसीज़ के अलावा इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसका ये पार्ट है। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट स्टेट्स स्टार्स। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये पीछे भी मैंने बताया था। ये प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक से लोन लेके चला रही है और 6 राज्यों में चल रही है। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल। 6 राज्यों में ये लागू हुआ है और ये टोटल सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2025 तक चलेगा, उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। एक नई चीज़ उस डॉक्यूमेंट में ये भी है, विद्यांजलि। विद्यांजलि एक ऐसी योजना है जिसमें कॉरपोरेट, एलुमनाई, सारे लोग फ्री में पैसा दे सकते हैं, जाके सेवा कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कोच दे सकते हैं। कोई क्रिकेटर है तो जाके क्रिकेट सिखा सकते हैं, हमारे जैसा व्यक्ति जाके कुछ पढ़ा देगा, और कोई चाहे तो कॉरपोरेट कुछ खरीद देगा, कंप्यूटर खरीद दे, कुछ भी कर दे। तो किसी भी सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल में कर सकता है। जैसे लेडी इरविन स्कूल है, वो अनुदान प्राप्त है दिल्ली की, तो वहाँ विद्यांजलि से बहुत फंड मिलते हैं उनको। ये शुरू हो चुका है। उसके बाद बजट पे आ जाइए। आज जो बजट हुआ है, मैं स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूँ, पूरी शिक्षा की नहीं। 2023 में बजट में 68,800.4.85 68,804 करोड़ रुपया प्रपोज्ड हुआ है। और 22-3 में प्रपोज हुआ था 63 करोड़, इतना 1000 करोड़ प्रपोज हुआ था। लेकिन रिवाइज होके ये 59, यहाँ पे भी मेरे कंप्यूटर की गलती है, 59 करोड़ खर्च हुए और रेस्ट ऑफ अमाउंट तो 9,752 करोड़ क्या हुआ कि इससे जो खर्च हुए हैं प्रपोज से, उससे ज़्यादा ये बढ़ के हुआ है। 9,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, और जिसमें से 45,234 करोड़ रुपया राज्यों को अनुदान के रूप में, शिक्षा अनुदान के रूप में मिलेगा। और उसमें से 6,510.88 और नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा, और यूटी को दिल्ली चंडीगढ़ 2011 करोड़ रुपया मिलेगा। ठीक है। और शिक्षा पर जीडीपी का 2.9% खर्च होगा। और पहली बात, अब बात आयोग 6 कर रही है, तो इसमें अब सरकार ने एक तर्क दिया है कि चूंकि हम और राज्य मिल के चलाएंगे, राज्य की भी जिम्मेवारी है, तो अब 3 तक तो ये लोग पहुँचे हैं। अब 3 राज्य की तो भारत में किसी की स्थिति है नहीं। सबसे ज़्यादा दिल्ली सरकार खर्च करता है, तो 2% पे रुका हुआ है, 1 पॉइंट समथिंग है। तो फिर ये एक थोड़ा दुखद लगा मुझे, मैं बोल क्या सकता हूँ। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी चेंज ये लोग करने जा रहे हैं। डैड सेंटर पे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, वहाँ पे ट्रेनिंग करिकुलम पूरा बदल रहे हैं, पेडागोगिक से लेके एवरीथिंग। उसको पहले भी इन्होंने कहा था, चूँकि ये ट्रेनिंग कहाँ जा चुका है,
आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, सर्व शिक्षा अभियान के पास, यानी समग्र शिक्षा, टीचर एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, प्राइमरी एजुकेशन और माध्यमिक तीनों मिलके। तो डाइट को बहुत हाई करने जा रहे हैं, मतलब सुपर डुपर करने की बात, कंप्यूटर होगा और इंटरनेट और ITC से जुड़ेगा, देश के सारे ज़िले में ये चीज़ है। तो अच्छी बात है कि चीज़ें इम्प्लीमेंट यहीं से होंगी। मेन बैकबोन इंडियन एजुकेशन सिस्टम का यही 2 इयर्स ट्रेनिंग वाले टीचर्स हैं, तो इनको भी अब एम्पावर्ड कर दिया जाएगा टेक्निकली और हाइब्रिड ब्लेंडेड मोड पे कि ये टीचर तैयार होंगे। उसके बाद एक अच्छी बात है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनेगा और राज्यों को निर्देश दिया गया कि भाई पंचायत लेवल पे और वार्ड लेवल पे आप लाइब्रेरी बनाएं। तो एक अच्छी खबर हम लोग जैसे पढ़ने लिखने वालों के लिए है। उसके बाद एक प्रपोज है कि 3 वर्षों के अंदर जो एकलव्य मॉडल स्कूल ट्राइबल्स बंधुओं के लिए खुलेगा, उसमें 38,800 टीचर को नौकरी मिलेगी। जहाँ टीचर को नौकरी मिले मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। 740 सपोर्ट स्टाफ और लगभग 3.5 लाख जनजातीय बच्चे उसमें पढ़ेंगे। अब इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स वाले आपसे पूछ रहे तो सब एजुकेशन वाले इस पर जैसे चाहे ना आप अपना आंसर बना लीजिए। बोर्ड को मैं चाहता हूं कि आप एकदम मुट्ठी में लाइए, ऐसे लाने वाले बड़े कम गुरु हुए हैं। मुट्ठी में लाइए, इतना इन्फॉर्मेशन रखिए कि कर दीजिए। अच्छा, इकोनॉमिक्स वाले फिर से कह रहा हूँ, बजट है कल अगर किसी का है तो, और कॉमर्स वाले एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा है सप्तऋषि, जो आसमान में सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट है कि सप्त तारा को कहा जाता है, 7 ऋषि हैं। तो सप्तऋषि की तरह 7 प्रायोरिटी इन्होंने अपना डिक्लेयर किया है। 1 इज द इंक्लूजन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये भी कह सकते हैं कि इंक्लूजन एक ऐसा शब्द है जो हर जगह अब आ रहा है। इंक्लूजन, तो पहली प्रायोरिटी इंक्लूजन, अंतिम मील तक पहुंचना, लास्ट माइल तक हमें अपने मतलब लक्ष्य को पाना। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना, हरित विकास बोलते हैं कि ये तो युग क्या डिमांड है, ग्रीन डेवलपमेंट, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल इलाका। तो ये सप्तऋषि कॉन्सेप्ट है, घबरा मत जाइएगा। ठीक से भाई इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले इसको ज़रा ठीक से करें, और कोई सब लोग कर ले भाई। पूछते बजट में सप्तऋषि क्या है तो फिर आप कहिए सर ने बताया था मैंने भूल गया। अब 2 शब्द भी मुझे इकोनॉमिक्स सर्वे में मिले हैं जो केवल कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले के लिए बड़ा काम का है। एक शब्द मिला है पेंटअप डिमांड। पेंटअप अंग्रेजी वाले जाने कि बड़ा अच्छा शब्द है, वोकैबुलरी में देखेंगे। जब किसी डेड बॉडी को बड़ा ठीक ठाक से प्रस्तुत किया जाता है तो पेंटअप बॉडी कहते हैं, ले जाते हैं बड़ा अच्छा चंदन वंदन लगा के, अंग्रेजी उसको क्वाइन करता है। लेकिन पेंटअप बदल जाता है कैसे इकोनॉमिक्स में, पेंटअप डिमांड। जब इकोनॉमी बहुत विपत्ति में रहती है, जब बहुत खांसती रहती है, बहुत लंगड़ी हो जाती है, बहुत आपदा को झेलती है, उसके बाद जो एकदम से बूम करता है, डेट इज़ कॉल्ड पेंटअप। जैसे कोरोना काल में इकोनॉमी दम खींच रही थी और वेंटिलेटर पे चली गई थी इकोनॉमी भी आदमी के साथ, तो धीरे धीरे उसके बाद खुली और हर सेक्टर में बाहर आने लगा, चाहे वो टूरिज़्म हो और रेस्टोरेंट हो, सब कुछ। हालांकि पब्लिकेशन में मेरे कोई बाहर नहीं आया। तो इनका कहना है कि दिस वर्ड इज डेट इज कॉल्ड द पेंटअप, यानी उपभोक्तावाद में डिस्पोजेबल मनी बढ़ा है और इसी कोई बार बात की है कि पेंटअप डिमांड बढ़ गया है। यानी जो खरीदारी बंद हो गई थी मंदी के द्वारा वो सब चालू हो गई है। पेंटअप डिमांड इंग्लिश में डाल दिया हूँ क्योंकि डीप टर्म है। एक और टर्म है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। बिल्कुल ये हम लोगों को भी मिला था। ये कोविड क्राइसिस के दौरान आपात वित्त गारंटी योजना, इस योजना के अंदर जितने भी SMME थे, स्मॉल मीडियम माइक्रो इंडस्ट्रीज इंटरप्राइजेज, उस सबको कुछ ना कुछ दिया गया था। तो इसकी बार बार चर्चा ये हो रही है कि इसने कोविड काल में ऐसे इंडस्ट्री को विपत्ति से बचाया और ये इंडस्ट्री फिर से अच्छा करेगी। तो आपसे टर्म ही पूछेगी, और वो टर्म क्या पूछेगी?
तो ECLGS ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो बताएंगे। और ये क्वेश्चन अगर पूछा तो आपको भटका के ले जाएगा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है स्मॉल मीडियम माइक्रो लेवल इंटरप्राइज। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी का ये रीढ़ की हड्डी है और सबसे ज़्यादा ये रोज़गार देता है, सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास में मदद करता है। और हम जो बनाने जा रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन, उसका एब्जर्वेशन भी यही होगा सबसे ज़्यादा। वो बाबू बन के कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। तो ये रही आज की बात, और तो कुछ छूटा नहीं। और क्लास करते रहिए, लोगों को बताते रहिए, और वाइस प्रिंसिपल में मुझे मदद करते रहिए, वाइस प्रिंसिपल में मुझे मदद करते रहिए। और प्रिंसिपल वाले के लिए अभी तक कुछ योजना बनी नहीं है, आप लोग ऑफिस के संपर्क में आ जाइए, देखते हैं अगर 20 हो जाएगा तो मैं एक इंटरव्यू कर दूंगा, ये वादा रहा। और वाइस प्रिंसिपल में एडमिशन कराइए। जय हिंद,